बच्चों, अब हम चर्चा करेंगे कि प्रदूषण की जो समस्या है वह किस प्रकार वन और वन्य जीवों पर विपरीत असर डालती है। तो इसके कारणों में सबसे पहला कारण हम जो अभी बात करेंगे वह है ओजोन क्षय। हम जानते हैं कि विभिन्न प्रकार के गैसों के, और ख़ास करके इसके लिए 5 गैसेस रिस्पॉन्सिबल मानी जाती हैं। तो ये गैसें जो वायुमंडल में उद्योगों के द्वारा, विभिन्न अन्य स्रोतों के द्वारा जो छोड़ी जा रही हैं, उससे क्या हो रहा है, हमारे ओजोन परत का क्षय होता है। हम जानते हैं कि यह पृथ्वी का सुरक्षा कवच है जो हमें परावैंगनी किरणों से और उनके नुकसानदायक प्रभावों से बचाता है। लेकिन जैसे जैसे इस ओजोन परत का क्षय हो रहा है, या तो इसमें छिद्र हो रहा है या यह पतली हो रही है, तो पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणें ज़्यादा मात्रा में नुकसानदायक स्तर तक पहुंच रही हैं, जिसका विपरीत प्रभाव वनस्पति और जीवों पर पड़ रहा है। दूसरा है अम्ल वर्षा। आप जानते हैं कि यहाँ जो हानिकारक गैसें वायुमंडल में रहती हैं, जब वो वर्षा जल के साथ मिल जाए तो इस मिलने से क्या होता है, वर्षा जल की जो सामान्य प्रवृत्ति होती है, जो अल्कलाइन प्रवृत्ति होती है, वह क्या होता है, अम्ल में बदल जाती है। और ये अम्ल के रूप में, एसिड के रूप में वर्षा जब वनस्पति और जीवों पर पड़ती है तो उनका विनाश करती है, वो खराब हो जाती हैं। फलतः उनका जीवन चक्र प्रभावित होता है और अल्टीमेटली ये असर डालता है उनके संख्या पर। हरित गृह प्रभाव, ये जानते हैं आप, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये भी ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड इशू है। और यह किस तरह प्रभावित कर रहा है, अभी परसों तरसों जो उत्तराखंड की घटना हुई है वह कहीं ना कहीं इससे जुड़ा हुआ है। जिस तरह से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, तो क्या हुआ, वो जो जिस तरह का फ्लैश फ्लड आया, वो क्या किया उसने वहाँ की मृदा का, वहाँ की भूमि का, वहाँ के वनों का, वन में रहने वाले जीवों का, मनुष्य तो चलिए भाग भी गए, बच भी गए, आज हम उन्हें बचाने का प्रयास भी कर रहे हैं। कुछ लोग निश्चित रूप से अपने जान गंवा चुके हैं, लेकिन हम कुछ को बता पा रहे हैं। लेकिन वनस्पति का क्या, वो तो घर छोड़ के नहीं जा सकते, उनको तो हम विस्थापित नहीं कर सकते। वन्य जीव का क्या। तो इस तरह से ये हरित गृह प्रभाव जो है वह भी इन पर विपरीत प्रभाव डालता है। अगला कारक है वायु प्रदूषण। हम जानते हैं परिवहन साधन, उद्योग, नाना प्रकार के अन्य स्रोत वायु प्रदूषण के लिए उत्तरदायी हैं। और ये वायु प्रदूषण, हम तो मास्क लगा के और फिल्टर पहन के, घरों में फिल्टर लगा के अपनी सुरक्षा कर पा रहे हैं कुछ हद तक, लेकिन ये वनस्पति, ये जबकि हमारे लिए नेचुरल फिल्टर है, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और बदले में ऑक्सीजन देते हैं, लेकिन फिर भी किस हद तक, कोई तो इसकी सीमा है, लेकिन नहीं, हम तो उस सीमा से भी परे 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 चलते चले जा रहे हैं। और इसका विपरीत असर हो रहा है कि बहुत सी वनस्पति प्रजातियां और जीवों की प्रजातियां तो निश्चित रूप से खतरनाक रूप से उनकी संख्या कम होती जा रही है। अगला है जल प्रदूषण। बच्चों, जल प्रदूषण के लिए भी उद्योग और कृषि क्षेत्र मुख्य रूप से प्रधानतः रिस्पॉन्सिबल हैं। ये नाना प्रकार के रसायन, अनट्रीटेड जो लिक्विड वेस्ट होता है, यह जल स्रोतों में छोड़ रहे हैं और घुट घुट कर हमारे जलीय जीव मौत के शिकार हो रहे हैं। तो ये जल प्रदूषण भी इनकी संख्या कम होती जा रही संख्या के लिए उत्तरदायी है। अगला है मृदा प्रदूषण। तो मृदा प्रदूषण जो है, यह भी, चूँकि हम जानते हैं कि मृदा में रसायनों का प्रयोग, अत्यधिक सिंचन के कारण मृदा का प्रदूषण, केमिकल का जो हम डिस्पोजल कर रहे हैं, ठोस कचरे का जो हम निष्पादन कर रहे हैं, वो भी सड़ गल के मृदा को प्रदूषित कर रहा है। और अंततः मृदा इस स्थिति में पहुंच रही है जहां की वो अपने ऊपर, मतलब उसकी उर्वरा शक्ति नष्ट होते जा रही है कि वहाँ कोई वनस्पति का विकास नहीं हो पा रहा है, हम खेती तक नहीं कर पा रहे हैं। तो इस कारण से भी हमारा वन और वन संसाधन जो जीव हैं वो विनाश, उनका ह्रास होते जा रहा है। बच्चों, अब हम बात करेंगे वन संपदा एवं वन जीवों के विनाश के तीसरे कारण समूह का, और जो है आर्थिक लाभ। यानी किस प्रकार से हम आर्थिक लाभ के लिए जाने अनजाने वनों और वन्य जीवों का विनाश कर रहे हैं, उनके ह्रास के लिए उत्तरदायी बनते जा रहे हैं। तो पहला है इसमें, वह है
एकल वृक्षारोपण या सेलेक्टिव एफॉरेस्टेशन। तो इसको समझ लें कि ये है क्या। हम जानते हैं कि कुछ जो पेड़ों की प्रजातियां हैं उनकी लकड़ियां हमारे लिए या उनकी अन्य उत्पाद जैसे छाले या पत्तियां वो हमारे लिए आर्थिक रूप से काफ़ी ज़्यादा लाभकारी होती हैं। नतीजतन क्या होता है कि वहाँ की जो मूल वनस्पति होती है हम उसको साफ करके अपने पसंद की जो हमारे लिए लाभदायक है उस तरह के वनस्पति को हम लगाने लगते हैं। इसे ही हम कहते हैं सेलेक्टिव एफॉरेस्टेशन या एकल वृक्षारोपण। चयनित वृक्षारोपण भी आप कहीं कहीं इसको पढ़ सकते हैं। तो ये मुख्य रूप से किस लिए होता है? क्योंकि हमें आर्थिक रूप से, वाणिज्यिक रूप से इसका लाभ मिलता है। लेकिन यदि आप ये देखेंगे पादप प्रजाति के लिए या वन संपदा के दृष्टिकोण से या जैव विविधता के दृष्टिकोण से, तो ये बहुत ही दुष्प्रभावी या हानिकारक प्रक्रिया है। इससे जैव संपदा का या कहें जैव विविधता पर बहुत विपरीत प्रभाव पड़ता है, जो कि जैव मंडल के लिए कभी भी या मानव प्रजाति के लिए कभी भी लाभकारी नहीं है। दूसरा, आप देख रहे हैं इसी के कारण हिमालय का जो यव, हिमालयन यव जिसको कहते थे, इससे आप किताब में पढ़ सकते हैं। उसमें एक लिखा हुआ है कि हिमालयन यव के जो पौधा है उसकी पत्तियों से, उसकी छाल से, उसकी जड़ों से, उसकी शाखाओं से कैंसर के लिए एक दवा, एक रसायन का उत्पादन होता है जिसको कहते हैं टैक्सोल। इस टैक्सोल के उत्पादन के लिए, जिससे कि अल्टीमेटली कैंसर की दवा बनाई जाती है, इस हिमालयन यव के पौधे का, पेड़ का इतना दोहन हुआ कि आज ये हिमालय क्षेत्र से ऑलमोस्ट जो है वो विलुप्त हो चुका है। यह अभी आप अपने स्क्रीन पर हिमालयन यव के पेड़ को देख सकते हैं, जिससे टैक्सोल नामक रसायन निकाला जाता है और कैंसर की दवा बनाई जाती है। यह आप देख रहे हैं, इसी का एक क्लोज़र व्यू है। आप इसकी पत्तियां, इसके फल आराम से इसमें देख पा रहे हैं। कितना सुंदर पौधा है और ये आज ऑलमोस्ट विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुका है। तीसरा जो आर्थिक लाभ की वजह से हम जानवरों का शिकार करते हैं वह है उनकी खाल, हाइड, उसके स्किन के लिए, उसके दांतों के लिए, हड्डियों के लिए, बालों के लिए। कई जानवरों का शिकार उनके बालों के लिए भी होता है और इनका हम क्या करते हैं, ये कभी हमको, चूँकि हमें शिकार करने पर प्रतिबंध है, कानूनी रूप से रोक है, तो हम इनका अवैध शिकार करते हैं, चोरी चुपके इनका हम शिकार करते हैं और हम ये इस बात से अनजान हैं कि हम उन्हें किस प्रकार की क्षति पहुंचा रहे हैं और अल्टीमेटली ये हम अपना खुद का नुकसान कर रहे हैं। अगला हम क्या करते हैं, तितलियों, मेढकों, छोटे छोटे जीव जिनका पर्यावरण में, जिनका इकोसिस्टम में बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, पंछियों को, कछुओं को, इनका भी हम क्या करते हैं, इनको पकड़ लेते हैं और इनका अवैध व्यापार करते हैं। और बच्चों, आपको मालूम होगा, खास करके आप हमेशा ये अखबारों में पढ़ते होंगे कि नेपाल से लगते हुए उत्तर प्रदेश, बिहार, इसकी सीमाओं पर अक्सर ये तस्कर पकड़े जाते हैं। क्यों पकड़े जाते हैं मालूम? क्योंकि बगल में जो हमारा पड़ोसी देश है चीन, वहाँ पर इसका सबसे बड़ा व्यापारिक अड्डा है। इस तरह के जितने भी खाल, दांत, हड्डी, बाल, मेढक, कछुआ, तितली, ये सब का वहाँ पर सबसे बड़ा व्यापार का बाजार है। तो ये लोग यहाँ से पकड़ पकड़ के और इनको वहाँ के बाज़ारों में अच्छी कीमत पर बेचते हैं। तो थोड़े आर्थिक लाभ के लिए, थोड़े से पैसे के लालच में आकर हम अपने पर्यावरण को कितना नुकसान पहुँचाते हैं। सारे इन गतिविधियों का क्या असर होता है? जब इमेच्योर तरीके से जीव मारे जाते हैं या वृक्ष काटे जाते हैं तो उनका जीवन चक्र जो है, लाइफ साइकिल, वो प्रभावित हो जाता है। जैसे पौधा बड़ा होता है, फूलता है, फलता है, उसका बीज बनता है, वो बीज गिरता है, फिर से वो अंकुरित होता है, फिर से नया पौधा बनता है। तो इस तरह से उनका जीवन चक्र रहता है। उसी तरह से पशु भी अपने जीवन काल में प्रजनन के द्वारा अपने जैसे जीवों को जन्म देते हैं। लेकिन यदि वो उस अवस्था तक पहुँचने से पहले ही यदि उनका शिकार कर लिया जाता है तो क्या होगा, उसका भी दुष्प्रभाव उनके जीवन चक्र पर पड़ेगा। तो जब जीवन चक्र प्रभावित होगा, यानी वो अपनी संख्या में वृद्धि नहीं कर पाएंगे, तो क्या होगा, अंततः उनकी संख्या में गिरावट होते चली जाएगी, चाहे ये वनस्पति हो या ये जीव जंतु हो। तो इस प्रकार इनकी संख्या में गिरावट, इनका ह्रास होगा, इनकी
संख्या कम होगी तो यह क्या होगा, सामान्य प्रजाति से संकटग्रस्त प्रजाति या फिर विलुप्त होने वाले जीव या पौधों की श्रेणी में चलते चले जाएंगे।